हेलो दोस्तों, अभ्यास एक्स डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज हमारी अभ्यास एक्स एडवांस रिवीजन सीरीज का तीसरा दिन है और इसकी शुरुआत पॉलिटी से हुई है और आज पॉलिटी का दूसरा दिन है। पहले हम पहली सीरीज में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अमेंडमेंट, और दूसरी सीरीज में हम सैलेंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीएस और एनडीए दोनों के लिए, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। प्रियम्बल को भी कंप्लीट कर चुके हैं और आज तीसरे दिन में, थर्ड डे में, हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये तीनों ही एग्जाम में आने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन एनडीए सीडीएस के हैं, ये देखिए। और ये सारे क्वेश्चन 2023 से 25 के बीच में आए हैं। और भी क्वेश्चन है, मैंने उनको लिस्ट नहीं किया है, मैंने आपको डेमो के लिए दिखाया है, ये टेस्ट के लिए। जब आप पूरा मुझसे स्टैटिक रिवाइज कर लें, उसके बाद आप इस क्वेश्चंस में जो पीवाईक्यू हैं, इसमें अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं मेरे पढ़ाने के बाद। तो ये देख सकते हैं, ये तो डेमो के तौर पे मैंने आपको 8 क्वेश्चन दिखा दिए हैं। यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल से आया है, डीपीएसपी से आया है। ये 51 से क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आप करिएगा, अभी मैं पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। और डायरेक्टली ये देखिए फंडामेंटल राइट से कि रिट्स सर्टिफिकेटरी क्या है, ठीक है। तो देखिए फंडामेंटल राइट से ये क्वेश्चन आ रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आएंगे, देखिए राइट टू लीगल एड, तो ये क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी 2023 से 25 के बीच में। ये देखिए अम्बेडकर जी ने किसे कहा था कि हार्ट एंड साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 32 था, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बाकी ये देखिए राइट टू प्राइवेसी किसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल राइट्स किया था, जाहिर सी बात है ये पुट्टा स्वामी का केस था। तो ये बहुत से क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली पूछ लिया एनडीए सीडीएस में कि आर्टिकल 12 जो है उसमें स्टेट्स क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं फंडामेंटल राइट से और फंडामेंटल ड्यूटीज से, डीपीएसपी से। इवन मिक्सअप में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये मिक्सअप में है, ये मिक्सअप में है, फंडामेंटल राइट और ड्यूटी दोनों का मिक्सअप में क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कभी टैकल पर कर पाएंगे जब तीनों ही टॉपिक को आप सही से आपने रिवाइज किया होगा। और आपकी रिवीजन को स्ट्रक्चर वे देने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए और अच्छा डायरेक्शन देने के लिए अभ्यास एक्स लेकर आया है यही एडवांस सीरीज। दोस्तों अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो मैं आपको गारंटीड बता रहा हूं, आपका सीडीएस और एनडीए में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। इसे फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए ये चैनल नया है और हमारे लिए सब्सक्राइबर होंगे तो हमारा पर्पस पूरा होगा। कैसे पर्पस पूरा होगा, जाहिर सी बात है कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे देखने के बाद, तो यूट्यूब को पता चलेगा, आप सभी जानते हैं उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है। जब हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, वीडियो में लाइक ज्यादा होंगे, तभी तो यूट्यूब उसे आगे पहुंचाएगा और लोगों तक पहुंचाएगा। और हमारा पर्पस ही यही है कि हमारी जो गाइडेंस है, हमारी जो राइट गाइडेंस है, वो कई लोगों तक जाए, उन उन लोगों तक जाए जो लोग इसका एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उस क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा पर्पस यही है। आप अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा ये पर्पस पूरा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस पर्पस को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के सब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, मोर पे क्लिक करेंगे, चैनल के नीचे मोर लिखकर आता है, वहां पे आप जाएंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे ही हमारा टेलीग्राम का लिंक भी है। अब उसमें जाकर के टेलीग्राम को फॉलो करिए और इस पूरे एनडीए और सीडीएस दोनों के जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के बारे में आपको पता चल जाएगा। जो डेली अपडेट आते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं अपने सीरीज के थर्ड डे में। तो पॉलिटी की सीरीज है, फंडामेंटल राइट से ही आज है और डीपीएसपी है और ड्यूटीज ही हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं कि इन्हीं से शुरू होगी। और ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आपको करना है, जब मैं आपको पूरा समझा दूंगा तो ये आप देखिएगा, आप खुद ही ये क्वेश्चन कर लेंगे, अपने आप को खुद ही टेस्ट पाएंगे कि आप अच्छे से कर रहे हैं। किसी गाइडेंस की ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, बस खाली एक डायरेक्शन की जरूरत है जो हम देंगे, ठीक है। तो हमारी शुरुआत होती है फंडामेंटल राइट से। आप में से बहुत लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन यूपीएससी के जो क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं वो बहुत बेसिक तरीके नहीं है। इवन आप सभी जानते हैं कि पेपर दिन पर दिन टफ होता जा रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपसे इजी क्वेश्चन पूछेगा।
उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत डिफरेंट हैं। जैसे मैं आपने आपको ये बताया कि ये देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है उसने, यूपीएससी ने। एक में पूछ लिया कि ये 2024 के शायद क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। रेट पे क्वेश्चन पूछ लिया उसने, आर्टिकल 32 को नहीं पूछा कि उसका मतलब क्या है, उसने सीधा उस आर्टिकल 32 में रेट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया कि रेट सर्टिलरी का क्या है मतलब। ठीक है, ठीक है, तो वो डीप में जाके पूछ रहा है। वो इसमें आकर के ये पूछ रहा है यही 32, ये भी 32 है, ये 32 से रिलेटेड है। अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को ही ये कहा है, तो 32 इंपॉर्टेंट है। अब ये जो राइट टू प्राइवेसी देख रहे हैं 21 आर्टिकल का है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो कुछ आर्टिकल ने जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है हमने उसे बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया है, और क्वेश्चन बहुत बेसिक नहीं आ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से, क्योंकि वो लेवल अब नहीं रह गया है। ठीक है, टॉपिक इजी है, लोग उसे बहुत पढ़ते हैं, इसीलिए इसका कंपटीशन, इस टॉपिक में जो कंपटीशन है और टफनेस है वो थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। इसी टफनेस को टैकल करने के लिए हमारी ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होगी आपको। शुरू करते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा बीच बीच में कि कैसे कैसे क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, मतलब टफ वाले क्वेश्चन कैसे बना सकता है। जैसे क्वेश्चन अब आपसे यूपीएससी ये पूछ लेगा कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता है कि हमारे पास अभी 6 हैं फंडामेंटल राइट्स, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है कि ओरिजिनली कितने थे। ओरिजिनली 7 थे, 7 थे। ठीक, अब एक कहाँ गया, एक जो गया है वो राइट टू प्रॉपर्टी है। ठीक, इतना तो कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं, जो यूपीएससी भी पूछ सकता है कि इस राइट टू प्रॉपर्टी का हुआ क्या। दरअसल इस राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया। अब यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटाया गया, क्योंकि मैंने आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बताई थी, वीडियो में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है सीडीएस और हिंदी में। तो जाहिर सी बात है जो एक्सपेक्टेड है ये कि यूपीएससी इस चीज को पूछ सकती है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया है। दो चीजें याद रखिए, राइट टू प्रॉपर्टी पहले था अब नहीं है, और इसको मिला करके पूरे 7 फंडामेंटल राइट्स बनते थे। अब जब इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया है, अब कितने बच गए, 6। ठीक, इतना याद रखिएगा, इतनी बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, हटाया भी गया तो ये भी नहीं है कि इसको पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से हटा ही दिया गया है, सिर्फ फंडामेंटल एज अ फंडामेंटल राइट हटा दिया गया है, लेकिन स्टिल अभी भी ये लीगल राइट है। ये लीगल राइट है, आज भी ये लीगल राइट है। दैट्स व्हाई इसे इसमें आर्टिकल 300A में ला दिया गया है और पार्ट 12 में। अब ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन से कि अगर इसे हटा दिया गया है, स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है ना, आपसे 3 स्टेटमेंट बना सकता है कि इस समय फंडामेंटल राइट्स में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसकी क्या सिचुएशन है, मतलब उसका क्या स्टेटस है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि वो इस समय लीगल राइट है, नंबर 1। नंबर 2, 300A में है इस समय, और पार्ट कौन सा है, पार्ट 12 है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बना सकता है। जितने डायमेंशन में क्वेश्चन खुल सकते हैं दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको वो हर डायमेंशन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो ये अभी लीगल राइट है, इसको लिख लीजिएगा, आप ऐड कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो अभी लीगल राइट है ये। ठीक है, अब जो 6 फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं जो अभी एग्जिस्ट करते हैं वो ये हैं। एक चीज और पूछ सकता है आपसे, हमें बहुत समय से यूपीएससी पहले सीडीएस में ये पूछता था कि पार्ट्स पूछ लेता था, और अभी भी ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, ये सारे हैं। इनका डिटेल लिस्ट मैंने यहाँ पे इंफोग्राफिक के थ्रू आपको दिखाया है, अब मैं अभी इनको समझा भी दूंगा आपको। क्वेश्चन यहाँ से बनना ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल चीजें हैं जो लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा किसका कहाँ तक एक्सटेंशन है। ठीक है ना, सॉरी, तो क्वेश्चन ये बन सकता है। तो राइट टू इक्वालिटी, ठीक, फिर यहां से ही बन रहा है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, तो ऐसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, और राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स है, और राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यही वो आर्टिकल 32 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। मैं अपनी वीडियो के थ्रू ये सब आपको बताता हूँ पीवाईक्यूज के एनालिसिस और ट्रेंड से कि कौन कौन सा टॉपिक विथ इन टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी पहले ही दिखा दिया है कि 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं डिफरेंट फेज में। ठीक है, और इसी में ही अभी जब आप यहाँ पे आएंगे
इसी फ्रीडम में ही अब आएंगे तो आर्टिकल 21 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक, जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं हम इसके थ्रू देखेंगे। ये पार्ट 3 ये हमने बता दिया है। ठीक, अब इन सब जैसे राइट टू इक्वालिटी, अब इन पे डिटेल में देखेंगे कैसे क्या है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी ये याद रखिएगा, थोड़ा इसको ये ऐड कर लीजिएगा कि ये 14 से 18 के बीच में है। वन लाइनर में यूपीएससी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राइट टू इक्वालिटी का एक्सटेंशन कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है, तो 14 से 18 तक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, अब क्या क्या है इसमें, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के सामने सभी लोग बराबर होंगे, मतलब कोई अमीर है अगर और कोई छोट और कोई गरीब है तो उसको कानून अलग अलग नजरों से नहीं देखेगा, सबको एक नजरों से देखेगा और सबको इक्वली पनिशमेंट देगा और इक्वली रिवॉर्ड करेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब यही है। बात यहीं से दिख रही है ना, इक्वालिटी समानता, मतलब तो भाई लॉ के सामने भी तो इक्वालिटी होगी ना। बाकी नेक्स्ट ये, बाकी इनके जो डिटेल आर्टिकल हैं कौन से आर्टिकल में आता है देखिए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे कि जो प्रोटेक्शन है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ द रिलीजन रेस कास्ट, तो ये 15 में आता है। मतलब इन्हीं का जो अंदर के जो ये हैं, अंदर के जो पार्ट्स हैं, इन्हीं किस किस आर्टिकल में आते हैं वो यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इन्फोग्राफिक में ये डिटेल नहीं आ पाई है, लेकिन हमने यहाँ पे आर्टिकल देने की कोशिश करी है। ठीक है, तो यहाँ से आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, एक्सटेंशन में आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक है। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन रेस कास्ट एंड सेक्स, मतलब स्टेट कोई भी पर्सन को धर्म के, जाति के और लिंग के और प्लेस ऑफ बर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, इन रिगार्ड में उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, किसी भी तरह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ठीक है, तो थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। बस, और हाँ आप सही है, तो ये रहा। ठीक है, ये इक्वल एक्सेस टू शॉप, होटल और टैंक। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये स्टेट के अंतर्गत हमें प्रोटेक्ट करता है, और ये जो पार्ट है ना हमें प्राइवेट में भी प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन आपसे पता है क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि जो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ द रिलीजन है, मतलब आर्टिकल जो 15 है, वो 15 हमें क्या केवल स्टेट के डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करता है? नहीं, वो हमें प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन से भी प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन यही पूछेगा, मतलब क्वेश्चन यहीं से बनेगा। वो आपसे कहेगा कि केवल स्टेट के अंतर्गत ही मतलब प्रोटेक्शन है, मतलब कोई अगर गवर्नमेंट हमारे से डिस्क्रिमिनेशन करेगी तभी ये सिक्योरिटी हमें मिलेगी, मतलब तभी हमारे पास ये राइट है। प्राइवेट के केस में नहीं है, मतलब कोई अगर शॉप वाला आपके साथ करेगा और होटल का मालिक आपके साथ करेगा तो उसके केस में नहीं है। नहीं, आपको याद रखना है आर्टिकल 15 दोनों केसों में अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, इस चीज याद रखिएगा। देखिए ये लिखा है, इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, आप किसी दुकान में या किसी होटल में या किसी बाथिंग घाट्स में हो चाहे रोड में हो, कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ठीक, दूसरी पहली बात। दूसरी बात ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट आपको जब सरकारी नौकरी देगी, गवर्नमेंट जॉब देगी, तो आपको इन केसेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, मतलब धर्म के, जाति के, लिंग के और जन्म स्थान के, उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। हाँ, ऐसा है, एक एक्सेप्शन जरूर इस केसेस में होता है और आपके में वो पूछ सकता है, इसलिए मैं बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश के केस में गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन कर रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट्स है एक्सेप्शन करने के लिए। ठीक है, मतलब वहाँ का कुछ लोकल एरिया है, कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे एरिया में शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया जहाँ पे लोग बैकवर्ड बहुत है, तो उन बैकवर्ड लोगों की बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए जो लोकल गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वहाँ पे उन्हीं लोकल लोगों के लिए ही एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल रहता है, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी वहाँ पे नहीं रहती है। और अगर उस एक्सेप्शन को छोड़ दें तो क्रॉस दी कंट्री आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिखेगी। किस चीज की दिखेगी? एम्प्लॉयमेंट की, गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, भाई शेड्यूल कास्ट हो या कोई भी कास्ट हो या किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी नहीं करना है। ठीक है, उसको अबॉलिश करता है। क्या अबॉलिश करता है? ये राइट टू इक्वालिटी एक्ट के अंतर्गत। ये किस में आता है? ये आता है 17 में। ठीक, 18th क्या है? 18th है, 18 आर्टिकल है टाइटल्स, मतलब कोई भी टाइटल नहीं लगा सकता है कि राजा, महाराजा, ऐसे टाइटल कोई भी नहीं लग सकता है। इससे क्या होता है, इन टाइटल से लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़े हैं,
और हम छोटे हैं, जब कोई लगा लेता है। तो गवर्नमेंट ने या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इन टाइटल को सख्त मना करती है कि कोई ऐसा टाइटल नहीं लगाया कि राजा ये, राजा फला वो, तो ऐसा कोई टाइटल नहीं लगाएगा। एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन और बिफोर द लॉ ऑफ द लैंड। सबके सामने सभी लोग बराबर हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी लोग बराबर हैं और गवर्नमेंट के सामने भी सभी लोग बराबर होने चाहिए। फिर राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 19 में आता है। और आपसे क्वेश्चन पता है इसमें कैसे पूछेगा, मैं आपको बताता हूँ। वो आपसे जनरली क्या करेगा, आपको आपको तीन तीन चार स्टेटमेंट दे देगा, चार में से क्या करेगा, और कंफ्यूजिंग में ही देगा, वो कंफ्यूजन में ही देगा। इनमें से तीन तो सही होंगे, एक गलत होगा, और वो एक गलत कहीं से भी उठा के दे देगा। जैसे इसका उठा के दे देगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, या फिर ये इसका दे देगा कहीं से इसमें से उठा दे देगा, कि जैसे दे देगा इसमें कोई भी, मतलब वो बाहर से भी बना सकता है, बियॉन्ड इन आर्टिकल, जो ये आर्टिकल सारे आर्टिकल हैं इनसे बियॉन्ड भी बना सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन आपको क्या रखना है कि आर्टिकल 19 में कितने कितने सब पार्ट हैं, आपको उनको रट लेना है। कौन कौन से पार्ट हैं कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब आप बोल सकते हैं, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, आप अपने मन की बात रख सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेट स्पीचेस करें, ठीक है ना, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। उसको ठेस पहुंचाए बगैर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 में ही आता है। बाकी आप असेंबली पीसफुली कर सकते हैं, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, ठीक है, आप मतलब लोगों का यूनियन बना सकते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस बनते हैं, ठीक है, ग्रुप यूनियन बनते हैं, तो आपके पास वो भी है, फ्रीडम है, आप अपना यूनियन बनाइए। और अपने यूनियन बनाते हैं हम किस लिए हैं, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कोई अगर उससे हार्म करता है तो हमारी एकजुटता, हमारा यूनियन एक हो जाएगा और हमारे राइट्स को बचा लेगा। इसलिए यूनियन का भी हमें राइट्स दिया गया कि हम राइट्स यूनियन बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंटायर टेरिटरी ऑफ द इंडिया, टेरिटरी ऑफ द इंडिया, मतलब आप फ्रीली एक नेशन से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब आपके पास ये भी फ्रीडम है, ये सारी फ्रीडम चल रही हैं आपके पास, ये सारी फ्रीडम है, याद रखिएगा, सारी क्या है, फ्रीडम है आपके पास। तो आप रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, किसी भी पार्ट में रिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि आपके पास प्रैक्टिस करने का, आप अपना प्रोफेशन कर सकते हैं, उसे कैरी आउट कर सकते हैं, कुछ भी ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द इंडिया ट्रेड कर सकते हैं, थ्रू आउट द इंडिया घूम सकते हैं, ठीक है, आप यूनियन बना सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये राइट टू फ्रीडम से आ रहा है। इन प्रोविजंस को याद रखिएगा, वो क्लिक करके आपसे क्वेश्चन यहीं से बना लेगा कि इनमें से कौन सा ये इसका पार्ट नहीं है आर्टिकल 19 का, ठीक है। या इनको दे देगा और इनको देने के बाद ये कह देगा इनमें से तीन को, चार पॉइंट्स, चार को दे देगा और आपसे कहेगा इनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है आर्टिकल 19 का। आपको याद रखना है कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है, ये आपको याद रखना है। इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। दो मिनट। ओके डन, लेट्स गो। सॉरी फॉर दैट। तो हम यहाँ पे थे, तो वो आपको, आपके पास यही आपसे पूछेगा कि कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा पार्ट है 19 का, कौन सा नहीं है। वो यही करेगा, आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको ये स्टेटमेंट दे देगा, ये इनमें से चार दे देगा और कहेगा कौन सा इसका पार्ट है, ठीक, और ये किस आर्टिकल का पार्ट है। तो आपको याद रखना है ये आर्टिकल 19 का ही पार्ट है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये आर्टिकल 20 है, कन्विक्शन, मतलब कोई भी आपको ऐसे कन्विक्ट नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश करना, एक प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया गया, उस प्रोसीजर के थ्रू, प्रोसीजर को फॉलो करके ही आपको कोई कन्विक्ट कर सकता है किसी भी ऑफेंस के लिए। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए आपके ऊपर एलिगेशंस लग गए कि आपने कोई फला चीज की, लेकिन आप तब तक कन्विक्टेड नहीं होगे उस ऑफेंस के लिए जब तक उसको, उसकी जो प्रोसीजर उसको सही से फॉलो ना किया जा सके। तो जो लोग के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, उसके लिए भी उनके लिए भी प्रोटेक्शन दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये किस में आता है? आर्टिकल 20 में आता है। आपसे यही पूछ सकता है कि ये इस चीज को दे देगा कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस या किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो आपको याद रखना है कि ये आर्टिकल 20 में है। ठीक, ये मैंने यहां भी कवर भी किया है। ये देखिए आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस। तो ये मैंने आर्टिकल यहाँ पे भी दे दिया है। जिनका यहाँ पे जिनका नहीं है तो मैं वो लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ बीच बीच में, बाकी आपको उधर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये वही आर्टिकल 21 है जिसकी मैंने अभी बात करी है कि दो ही आर्टिकल फंडामेंटल राइट से बहुत इंपॉर्टेंट, 21 एंड 32, उसमें से ये एक 21 है। ठीक, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आप सीधा आपसे ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि ये किसके अंतर में आता है, इसके बेसिस को पूछ लेगा कि इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स हैं और इससे रिलेटेड जो लॉज हैं, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं और इसके अंदर जो 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 राइट्स आते हैं, आपको पता है कि इसके आर्टिकल 21 के अंदर भी कई सारे राइट्स आते हैं जिसे हमने कवर किया है। देखिए ये 32 है, यहीं पे है 21, ये रहा 21, आर्टिकल 21 के राइट्स कवर अंडर आर्टिकल 21। तो हमने इसको होलिस्टिकली कवर किया है। क्यों? क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। 32 और 21 को तो हमने होलिस्टिकली कवर किया ताकि आपको एग्जाम में कुछ छूटे ना। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस आर्टिकल में है, वो उसके सब पार्ट से पूछ लेगा कि उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल हैं, उसके अंदर कौन कौन से राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। जैसे अभी राइट टू प्राइवेसी इधर पूछा नहीं है, ये इधर देखिए हमने आपको भाई को दिखाया था, ये यहाँ एक बार पूछ लिया है कि राइट टू प्राइवेसी है, ये देखिए राइट टू प्राइवेसी पे पूछ लिया है। तो यहाँ पे जजमेंट उसका पूछ लिया है, तो पुट्टा स्वामी केस है और ये आता जनरली 21 में है क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है ना लोगों की लिबर्टी को। प्राइवेसी अगर नहीं होगी तो लोगों की लिबर्टी कहाँ रहेगी, समझ रहे हैं ना। तो 21 में आता है ये। ठीक है, तो इसका ये चीज याद रखिएगा। हम आपको एक्सटेंसिवली चीजें देंगे, जो जो एग्जाम में आने वाला है, कचरा कुछ भी नहीं देंगे। तो इसके सब पार्ट को अभी हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये आर्टिकल 21A है। ठीक, फ्री एजुकेशन सबको मिलेगी, इस पे डिटेल हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब अगर कोई आपको अरेस्ट कर लेता है या डिटेंशन करता है उसमें भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, उसका डिटेल आपसे कोई नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, आपके एग्जाम में इसका डिटेल नहीं आने वाला है, तो उसकी टेंशन मत करिए। ठीक है, बाकी ये राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, तो कोई अगर ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन की या फोर्स लेबर करता है तो वो इसमें आता है। और ये आर्टिकल 23 में है। तो आपसे बस आपको 24 और 23 में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको क्लियरली याद रखिएगा कि जो ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो 23 में है और जो चाइल्ड लेबर है वो 24 में है। कंफ्यूजन हो सकती है और यूपीएससी इस कंफ्यूजन को जानता है, वही आपके साथ ये गेम खेलेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर है, फोर्स लेबर यहाँ चाइल्ड लेबर है और ये फोर्स लेबर है। तो ये फोर्स लेबर आ रहा है 23 में और चाइल्ड फोर्स लेबर आ रहा है 23 में और चाइल्ड लेबर आएगा 24 में। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा और कौन सा आर्टिकल किस चीज को प्रोटेक्ट करता है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, इनमें वही ये सारी फ्रीडम है कि आप आपके पास कंसाइज है, फ्री, आप मतलब अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, मतलब उसे फैला सकते हैं, उसको स्प्रेड कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं पब्लिकली। ठीक है, फ्रीली आप सारी चीजें कर सकते हैं। राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, भाई आप चाहें तो अपने रिलीजन अफेयर को मैनेज कर सकते हैं। ये भी किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आर्टिकल 25, डिटेल से अभी नीचे है। ठीक है, डिटेल से आर्टिकल 26, ये 26 है। ठीक है, ये 27 है, ये 28 है। ठीक, इसमें क्या आता है? फ्रीडम टू अटेंड द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हमारे मतलब जो बच्चे जैसे किसी भी एजुकेशन सेंटर में हैं तो उनको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है ना, उस पे उनको फ्रीडम है, मतलब ये बच्चों की कंसेंट पे है
क्यों नहीं दिया जाता, नहीं देते, तो बच्चे चाहें तो उस चीज को सिलेक्टिवली वॉलंटरी मना कर सकते हैं, मतलब उनके पास राइट्स हैं कि वो मना कर सकते हैं कि हमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। तो वर्शिप इन अ सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पे फ्रीडम है टू अटेंड द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और नॉट, तो इस चीज को याद रखिएगा। बाकी लोग चाहें, जिन जिन लोग अपने रिलीजन को चाहें वो जैसे चाहें उसके रिलीजन के अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, और उन्हें टैक्सेस भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी ये कल्चरल और एजुकेशन राइट्स हैं, ये आर्टिकल 29 है, ये आर्टिकल 30 है, ठीक है। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। ये पूछ सकता है मेनली कि माइनॉरिटीज का जो इस्टेब्लिश किया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किस में होता है, तो वो 30 में होता है, और जो कल्चरल राइट प्रोटेक्ट होता है वो 29 में होता है। ये माइनॉरिटीज के लिए ही है मेनली। आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन, आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, और 30 प्रोटेक्ट करता है। इस चीज को याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ अगेन कि क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट में माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कई बार माइनॉरिटीज का क्वेश्चन उठता रहता है, आप न्यूज में भी देखते होंगे, माइनॉरिटीज का मुद्दा बहुत उठता है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कौन सा करता है? आर्टिकल 29 एंड 30। बाकी ये जिसमें हमने बात करी कि आर्टिकल 32 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किसमें है, वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, मतलब इसके बारे में डिटेल से अभी हम नीचे बात करेंगे। अच्छा, इसको करने से पहले एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन में मैंने अभी जब पीवाईक्यू शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था, अभी वीडियो में पहले ही बताया था कि आर्टिकल 12 पूछ चुका है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्टिकल 12 क्या है। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। दरअसल जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट है वो आपको स्टेट के डिस्क्रिमिनेशन से और अदर के डिस्क्रिमिनेशन से आपको प्रोटेक्ट करता है ना, उनके उनके अटैक, आपके अगर वो फंडामेंटल राइट्स में अटैक करते हैं तो उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है ना। तो उसमें जो स्टेट है उस स्टेट का मतलब क्या है, उस स्टेट का मतलब क्या है, तो उस स्टेट का मतलब हमें आर्टिकल 12 में दिया गया है। और उस स्टेट का मतलब क्या है, वो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट की लेजिस्लेचर हो, चाहे वो लोकल पंचायत हो, या गवर्नमेंट की कोई बॉडी क्यों ना हो, इवन ईडी भी, ठीक है ना, वो सभी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आती है। मतलब अगर उनके थ्रू, ईडी के थ्रू या सीबीआई के थ्रू या किसी के थ्रू आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो इसे माना जाएगा कि स्टेट कर रहा है वायलेशन। कौन कर रहा है? स्टेट वायलेशन कर रहा है, क्योंकि ये सभी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है मतलब इनके थ्रू जो भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा वो कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है। तो ये सब भी किसके डिफिनेशन में है? अंडर आर्टिकल 12 की डिफिनेशन में है, अंडर आर्टिकल 12 की डिफिनेशन में है। तो इस चीज को याद रखना है कि 12 की डिफिनेशन में कौन कौन आता है, ठीक है। सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आएंगे, पंचायत आएगा, सब कुछ आएगा। अब नेक्स्ट ईयर ये हो सकता है कि आपसे आर्टिकल 13 पूछ ले कि कौन सा आर्टिकल 13 क्या है, तो यही आपसे पूछ सकता है। तो इसमें आप ये याद रखिएगा कि जो लॉ है, चाहे वो लॉ कोई भी बनाए, पार्लियामेंट बनाए या पंचायत बनाए या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाए, कोई भी बनाए, वो लॉ या कोई रेगुलेशन और रूल्स बनाए, वो अगर फंडामेंटल राइट्स के, जो फंडामेंटल राइट्स है उनको इन्फ्रिज करती है, उनको इन्फ्रिज करती है, उनको इन्फ्रिज करती है, तो वो क्या होगा? अगर उनको इन्फ्रिज करती है तो आ, उनको इन्फ्रिज करेगी तो क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स को अगर इन्फ्रिंज करेगी मतलब उनको वायलेट करेगी, उनके साथ इनकंसिस्टेंट होगी, तो क्या होगा? आर्टिकल 13 का सुप्रीम कोर्ट उपयोग करेगा, मतलब इसके थ्रू क्या करेगा? उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किस आर्टिकल के थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। आर्टिकल 30 के थ्रू, 32 के थ्रू तो सुप्रीम कोर्ट करता ही है जुडिशियल रिव्यू में, आर्टिकल 13 का उपयोग भी जुडिशियल रिव्यू में ही होता है। इसके थ्रू अगर कोई भी लॉ है, रेगुलेशन है, रूल्स है गवर्नमेंट का, वो अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। तो कैसे करेगी? वो आर्टिकल 13 के अंदर उसको पावर मिलती है, ठीक। अभी इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम।
अपने डिस्कशन में। जैसा मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसी में ही एक कड़ी ये है कि क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि कौन कौन से राइट्स किसको किसको अवेलेबल हैं। एक तरीके से क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ राइट्स सिटीजन को केवल अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स को नहीं है। जैसे ये देखिए, नॉट फॉर फॉरेनर्स ओनली फॉर सिटीजन्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं जो सिटीजन को भी हैं और फॉरेनर्स को भी हैं, दोनों को ही हैं। हाँ, हमारे इनमी एनिमल्स को, एलियंस को नहीं है, मतलब पाकिस्तान के लोगों को नहीं है, और भी जो इनमी एलियंस होंगे उनको नहीं है। आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए, क्लियरली याद होना चाहिए कि कौन सा किसके पास आता है। ठीक है, आपको ये क्लियरली याद होना चाहिए। ठीक, किसमें किसमें आता है, मतलब कौन से फंडामेंटल राइट्स सिटीजन के पास हैं, कौन से दोनों के पास हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो चलिए इस पे बात करते हैं कौन से हैं। अब प्रोविजन ऑफ द, जो प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन है ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15। तो ये किस में आता है, ये केवल सिटीजन को अवेलेबल है। सिमिलरली जो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी, अभी इसके हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, स्टेट के और प्राइवेट दोनों को ये डिस्क्रिमिनेशन को कवर करता है। ठीक, तो ये दोनों, ये केवल और केवल सिटीजन को होगा, क्योंकि कोई बाहर वाला आके नहीं बोल सकता है, फॉरेनर नहीं बोलेगा कि भाई गवर्नमेंट हमें डिस्क्रिमिनेट कर रही है, वो नहीं बोलेगा ना। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हम फॉरेनर्स को थोड़ी ना देने जाएंगे, फॉरेनर को थोड़ी ना देने जाएंगे, तो ये भी केवल इंडियंस को ही होगा, सिटीजन को ही होगा। प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, जो 6 फ्रीडम्स हैं, जो ये ये जो हमें फ्रीडम मिल रखी हैं, जिनको मैंने आपको बोला था कि अंडर आर्टिकल 19 में कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ऑप्शन में ड्यूल मोल्ड करके, तो ये केवल इंडियंस को है। मतलब कोई भी फॉरेनर आके और ये क्यों ही दे देंगे भाई, कल को कोई भी फॉरेनर आकर के अपना यूनियन बना लेगा, तो हम उसको यूनियन बनाने के लिए थोड़ी ना देंगे। या वो हमसे कहेगा कि भाई हम फ्रीली, हम किसी भी टेरिटरी के, किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में हम जाकर के घूम सकते हैं, जो यहाँ पे कवर करता है। तो भाई हम इस तरह के राइट्स थोड़ी ना फॉरेनर को देंगे। थोड़ा सा इस, जो इनमें डिफरेंस है, कौन सा है कौन सा नहीं है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचने की कोशिश करिए कि क्या चीज फॉरेनर को दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट तो हम उन्हें नहीं दे सकते हैं ना, ठीक है ना, और फ्रीली यूनियन बनाने तो नहीं दे सकते ना, और स्पीच एंड एक्सप्रेशन का तो राइट्स उन्हें नहीं दे सकते ना, तो वो चीजें हम उन्हें नहीं दे सकते हैं, तो वो केवल सिटीजन के पास होंगे। बाकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर जो माइनॉरिटीज के हैं, वो केवल माइनॉरिटीज को ही होगा, मतलब इंडियंस की माइनॉरिटीज को ही होगा। आर्टिकल 29 केवल इंडियन सिटीजन के लिए ही, फॉरेनर के लिए नहीं है। कल को कोई फॉरेनर आकर के वो दूसरी कंट्री में, और वो माइनॉरिटीज है यहाँ पे भी आ गया, कह रहा हमें भी माइनॉरिटीज के राइट चाहिए, तो नहीं नहीं, वो नहीं, उसको नहीं मिलेंगे ना। वो इंडियन सिटीजन के लिए केवल है आर्टिकल 29 का। सिमिलरली माइनॉरिटीज के राइट, क्वेश्चन देखिए अब ऐसे ही बन सकता है कि ऑल माइनॉरिटीज राइट्स आर अवेलेबल। देखिए मैंने बताया था ना आपको कि 29 और 30 दोनों ही माइनॉरिटीज के लिए ही है। ठीक, अब वो क्वेश्चन ये बना सकता है कि एक माइनॉरिटी का राइट जो है इनके पास है, मतलब सिटीजन के पास है, मतलब एक माइनॉरिटी का राइट जो है फॉरेनर के पास है, और एक माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी का राइट है वो सिटीजन के पास, फॉरेनर के पास नहीं है। तो आपको याद रखना है कि दोनों ही नहीं है फॉरेनर के पास। ठीक, दोनों ही सिटीजन के पास अवेलेबल है, फॉरेनर के पास नहीं है। आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। मतलब जब आप पढ़िए ना, तो आप सिविली पढ़िए और सोचने की कोशिश करिए कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, और ये पीवाईक्यू को देख करके आपका दिमाग भी चलने लगेगा। ठीक है, बाकी माइनॉरिटीज के राइट को स्टैब्लिश करना बता ही दिया है। बाकी अब कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो दोनों के पास हैं, तो इसको भी देख लीजिए कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है भाई, चाहे वो फॉरेनर हो और चाहे इंडियन सिटीजन हो, लॉ के सामने तो सभी बराबर होंगे। अब हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि फॉरेनर कोई बाहर आ गया, उसने एक चोरी कर दी, तो उसको चोरी के लिए हम क्या करेंगे, उसको जो है कड़ा दंड दे देंगे, कड़ी पनिशमेंट दे देंगे, और जो इंडियन सिटीजन है उसको हम कम देंगे। तो भाई हम ये थोड़ी ना करेंगे, इस तरीके से थोड़ी ना होगा। तो हम इसमें क्या होगा, इसमें दोनों को राइट प्रोवाइड होगा, ये बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर दोनों को होगा ये फंडामेंटल राइट। अब याद रहेगा ये। बाकी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विशन ऑफ द ऑफेंसेस, बिल्कुल, अगर कोई फॉरेनर से, ये भी फॉरेनर के पास होगा भाई, ये भी उनके लिए जरूरी है। कोई फॉरेन से, फॉरेनर यहाँ पे आया है, तो भाई उसको भी तो, अगर कोई जुर्म कर रहा है, वो कोई वो
कोई क्राइम कर रहा है, या मान लो उसके ऊपर किसी ने क्राइम उसने नहीं भी किया, किसी ने एलिगेशन लगा दिया, तो उसको भी तो वो सारे प्रोटेक्शन चाहिए ना, नहीं तो वो हमारे नेशन का नाम भी खराब हो जाएगा, है ना। तो उसको भी ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है। बाकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, भाई चाहे वो फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, सबकी लिबर्टी होती है, उन सबकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन करता है, चाहे वो फॉरेनर हो तो जिसको हो। आर्टिकल 21 भी उनको अवेलेबल है। एक चीज याद रखिएगा, इसमें यूपीएससी आपको घुमा सकता है। वो क्या कह देगा कि जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब जो राइट टू एजुकेशन है, वो केवल और केवल वो कह देगा आपसे कि केवल सिटीजन के पास है। और आप इस लॉजिक से कि भाई इंडियन गवर्नमेंट क्यों ही फॉरेनर्स को देने जाएगी, नहीं, ये राइट दोनों के पास है, चाहे वो फॉरेनर का बच्चा हो चाहे जिसका बच्चा आए, अगर वो 14 साल के एज का है तो उसे एजुकेशन फ्री मिलेगी। ठीक, तो आर्टिकल 21 उनको ही प्रोटेक्ट करता है। तो ये कंफ्यूजिंग वाला हो सकता है, मैं आपको सब बताऊंगा कि कौन सा कंफ्यूजन हो सकता है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पे यूपीएससी मोल्ड कर सकता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, वही मैंने आगे बताया कि भाई फॉरेनर को भी तो अरेस्ट और डिटेंशन होने पे कुछ प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो वो उनको भी मिलेगा। बाकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, भाई केवल क्या हम सिटीजन को ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग से प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हीं को ही उन्हीं को ही जो है प्रोटेक्शन देंगे, भाई फॉरेनर को भी देंगे ना। और फोर्स लेबर क्या हम फॉरेनर से करवा सकते हैं? नहीं, तो ये भी उनको अवेलेबल होंगे। थोड़ा रैशनैलिटी से सोचेंगे ना इन प्रोविजंस के बारे में, तो पता चल जाएगा किसको दिया जा सकता है किसको नहीं दिया जा सकता है। ठीक, हाँ, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, एक्सेप्शन में इसको रखिएगा। एम्प्लॉयमेंट, भाई चाइल्ड लेबर चाहे फॉरेनर का बच्चा हो जिसका हो, हम उसे नहीं करने देंगे। ठीक है, और कन्विक्शन, कंसाइज एंड फ्री एक्सप्रेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ द रिलीजन, दोनों का ही है भाई, ये दोनों में ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी दोनों को ही मिलेगा। और फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो रिलीजियस अफेयर है, अगर वो फॉरेनर कोई यहाँ पे आता है और अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहता है, उसके रिलीजन अफेयर को मैनेज करना चाहता है, तो वो कर सकता है। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि भाई ये भी, मतलब इतने याद रखिएगा जो रिलीजन वाले प्रोविजंस हैं वो फॉरेनर्स को अवेलेबल हैं। ठीक है, ठीक है, वो सारे उनको अवेलेबल हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब ये आर्टिकल 21 जिसको मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी जो सीरीज का जो दूसरा पार्ट चल रहा है फंडामेंटल राइट्स में, वो इस पर है कि जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है, जैसे 21, जैसे 31 एंड 31 ए बी सी, इनका क्या मतलब है, मैं बस आपको बता के निकल जाऊंगा, इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। और 32, बस ये फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, इसको देखते हैं अभी। ये क्या देता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया की जो पुलिस है या कोई भी लॉ है या कोर्ट है, वो कोई भी पर्सन की लाइफ को और उसकी पर्सनल लिबर्टी को छीन नहीं सकता है, डिप्राइव नहीं कर सकता है। ये देखिए, डिप्राइव नहीं कर सकता है। ठीक है, कब कर सकता है? जब वो एक प्रोसीजर को फॉलो करेगा, मतलब बिना प्रोसीजर को फॉलो किए वो पर्सन की ना तो लाइफ को उससे डिप्राइव कर सकता है और ना उसकी लिबर्टी से, मतलब एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी को ही कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये हमने कहाँ से लिया है, कमेंट करके बताइए, ये किसकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने, जब मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है, और ये कुछ केसेस हैं जो कुछ सब पार्ट हैं कि इनमें कौन कौन से राइट्स आते हैं अंडर आर्टिकल 21। तो ये आता है राइट टू प्राइवेसी, जिसको अभी मैंने बताया कि पुट्टा स्वामी का केस है जिसपे पीवाईक्यू आ चुका है आपका, ये 21 में ही है। ठीक है, राइट टू गो अब्रॉड, मेनका गांधी का केस इससे रिलेटेड है। मेनका गांधी दरअसल अब्रॉड जाना चाहती थी, लेकिन इनके ऊपर कुछ केसेस थे जिसकी वजह से इनको नहीं जाने दिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक सही प्रोसेस को फॉलो करके ही हम पर्सन की लाइफ और उसकी लिबर्टी से उसको डिप्राइव कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। और साथ में ये भी बोला कि केवल प्रोसीजर को फॉलो करने से ही काम नहीं होगा, वो प्रोसीजर भी फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपने कहा कि ये प्रोसीजर मैंने फॉलो कर लिया है और अब मैं इनकी लाइफ से इनको डिप्राइव कर सकता हूँ, मतलब इनकी लिबर्टी मैं ले सकता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में भी कहा कि आप ऐसे नहीं ले सकते हो, ये जो प्रोसीजर भी आप फॉलो कर रहे हो ना,
उसमें उसने एक लेयर और ऐड कर दी, एक प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने और ऐड कर दिया। वो कहा, वो लेयर क्या थी कि आप भाई प्रोसीजर जो ये फॉलो कर रहे हो ना, अब ये प्रोसीजर भी फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप इस प्रोसीजर को आर्बिट्री चेंज करके और उसको उसको इसके अकॉर्डिंग कर दे रहे हो कि पर्सन ये कन्विक्टेड हो ही जाए, ठीक है ना। तो फेयर भी होना चाहिए। तो जनरली ये इसी चीज को करता है। बाकी आप ये याद रखिएगा, गो अब्रॉड है, राइट टू शेल्टर है, ठीक, राइट अगेंस्ट द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, हैंड कफिंग है, कस्टोडियल डेथ है, और डिलेड का एक्सिक्यूशन है, और डॉक्टर्स का असिस्टेंस है, अगेंस्ट द पब्लिक हैंगिंग है। और ये सारी चीजें आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक, अंडर ट्रायल वालों को भी देखिए इसी में प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है, ये चीजें पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 31A और 31B और 31C। दरअसल कुछ नहीं है, दीज आर द एक्सेप्शंस फंडामेंटल राइट्स के। ये वो कॉन्स्टिट्यूशन के ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं जहां पे जिनके केस में फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं वो कौन कौन से एरिया हैं जिन केसेस में फंडामेंटल राइट्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक। तो पहला है आर्टिकल 31। अब आर्टिकल 31 क्या करता है कि पहले क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया पहले की सीरीज में, कि ये पहले राइट टू प्रॉपर्टी था। तो जब राइट टू प्रॉपर्टी था, और राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी लीगल राइट है, तो लोगों के पास, गवर्नमेंट को क्योंकि डेवलपमेंट करना था, तो लोगों को, गवर्नमेंट को जमीन चाहिए थी और सबको एम्प्लॉयमेंट देना था। तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देता नहीं, तो गवर्नमेंट अपना खुद का प्राइवेट बिजनेस, अपना खुद का गवर्नमेंट बिजनेस करने लगी, मतलब खुद की फैक्ट्रियां चलाने लगी, सब कुछ करने लगी। इससे क्या होने लगा, जो बिजनेसमैन थे वो लोग कहने लगे कि भाई आप हमारे इस चीज को वायलेट कर रहे हैं, राइट टू प्रोफेस और ऑक्यूपेशन का, ये सब ट्रेड एंड बिजनेस इसको कर रहे हैं कैप्चर। मतलब गवर्नमेंट इस चीज को करने लगेगी तो उनके राइट्स का वायलेशन हो जाएगा, मतलब ये तो प्राइवेट कर सकता है ना, इसको गवर्नमेंट करने लगेगी तो इनके राइट का वायलेशन हो जाएगा। और उनकी प्रॉपर्टी ले ली, गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए लोगों की प्रॉपर्टी ले रही थी। इन सब चीजों से क्या हो रहा था कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने उस समय की क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई। उसने क्या कहा कि अगर हम किसी की जमीन लेते हैं, किसी की फैक्ट्री को एक्वायर कर लेते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो उसको फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक। मतलब सोशल जस्टिस करने के लिए, सोशल जस्टिस करने के लिए जो आर्टिकल 14 है और 19 है उसका वायलेशन नहीं होगा, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा। और किस केस में सोशल जस्टिस करने के लिए, वो सोशल जस्टिस इस केस में करने के लिए कि जो प्रॉपर्टी और जो बिजनेस है उसे एक्वायर करने के केस में, ठीक है। अब आता है आर्टिकल 31B। अब ये क्या करता है, ये एक्ट और रेगुलेशन है जो इंक्लूडेड है उनमें, वो 9 शेड्यूल में वो चैलेंज करता है, इन्वाइट करता है फ्रॉम ग्राउंड ऑफ द कंट्राविक्शन ऑन एनी फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल एनी राइट है, एनी फंडामेंटल राइट, ठीक है, ग्राउंड कन्विक्शन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। बाकी चैलेंज है और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इनका याद रखिएगा कि 9 शेड्यूल जो मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था पहली सीरीज में, तो उसी 9 शेड्यूल में जो ये एक्ट डाले जाते हैं, तो जो भी एक्ट फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, ठीक है, जो भी एक्ट 9 शेड्यूल में, जो भी एक्ट फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेंगे वो 9 शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे। तो जो भी एक्ट 9 शेड्यूल में डाले जाते हैं और वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते हैं, वो एक्ट को हटाया नहीं जाएगा, मतलब उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक। इस बात को याद रखना है। अब आर्टिकल 31C say that the no law that seeks to implement the socialist directive principle specified in article 39B(c) shall be declared void on the ground of the contravention on the fundamental rights conferred by the article 14 and 19। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि इसका भी वही मतलब है कि ये डीपीएसपी का आर्टिकल है, ठीक, 39B and C। तो कोई भी लॉ, मान लो गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और वो लॉ इन डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कर रहा है। अब ये प्रिंसिपल कौन कौन से हैं 39B, दरअसल ये प्रिंसिपल जब अभी डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं। इसमें वही है कि भाई जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका कॉमन गुड्स के लिए सबके पास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक। वैसे ही है जिससे सोशल जस्टिस होता है। अगर इन चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो जो भी लॉ इनसे इंप्लीमेंट करता है
उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया जा सकता है, नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है। ऐसी नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है, चाहे भले वो फंडामेंटल राइट्स के 14 आर्टिकल और 19 आर्टिकल को वायलेट क्यों ना करे, उन उसको डिक्लेयर नहीं कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक ठीक है, बाकी इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अभी मैंने पहले बताई दी आपको कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही इसे 31A 31B को ऐड किया गया था। बाकी जो 31C है वो 25 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया। जब मैंने ये अमेंडमेंट पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था आपको कि इसके थ्रू ये ऐड हुआ है। बाकी अब 32 को देख लेते हैं। 32 क्या करता है कि राइट टू रेमेडीज देता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एग्रीव्ड सिटीजन। दरअसल वही है, ये देखिए अब ये इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक, अब इस पे बात करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी सिटीजन है जिसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो वो क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, कहेगा कि मेरी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस वायलेशन को देखने के लिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है, वो रिट इशू करेगा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है और रिट इशू करके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को रोकती है और उस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स भी करती है इसके थ्रू। ठीक, दो काम करती है और ये इट्सेल्फ फंडामेंटल राइट ही है, मतलब प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन इटसेल्फ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट मना भी नहीं कर सकती फंडामेंटल के केसेस में। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ओनली फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि जो फंडामेंटल द लीगल राइट्स को भी सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत इंटरटेन करेगा, तो नहीं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हीं को ही केवल आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करेगा और किसी को नहीं इंटरटेन करेगा। और वही राइट्स गारंटीड भी हैं अंदर 32 में, नॉट ऑल एनी अदर राइट्स लाइक द नॉन फंडामेंटल राइट, जैसे मैंने बताया कि लीगल राइट्स हैं तो वो नहीं गारंटेड है। केवल क्या गारंटेड है, यही गारंटेड। अच्छा, रिट्स मैंने बताया था, तो ये टाइप ऑफ रिट्स हैं जैसे मैंने बताया था आपको। हेबियस कॉर्पस, सर्टिलरी पे देखो क्वेश्चन आपका आया था, मैंने अभी दिखाया था आपको। तो इसमें होता क्या है, अब आप देखेंगे तो आपको तो क्वॉश द ऑर्डर ऑलरेडी, एक पहले एक एक करते हैं। तो हेबियस कॉर्पस का क्या है, टू रिलीज अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन अ प्राइवेट कस्टडी। ठीक, इसका क्या मतलब है, मतलब मान लीजिए अगर कोई पर्सन डिटेन्ड है, मतलब मान लीजिए अगर कोई पर्सन डिटेन कर लिया गया है, तो रिलीज अ पर्सन हु हैव बीन डिटेन अनलॉफुली, तो अगर उसे डिटेन कर लिया गया है तो ऐसे पर्सन को, जिसने उस पर्सन को डिटेन किया है, मतलब कोई पुलिस वाला है या कोई प्राइवेट पर्सन है जिसने डिटेन किया है, उसको बुलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए हेबियस कॉर्पस रिट को इशू करेगी और इस रिट के थ्रू क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट उस डिटेन करने वाले पर्सन को कोर्ट में खींचेगी और उससे पूछेगी कि आपने क्यों किया है। पूरे प्रोसेस की लीगैलिटी को चेक करेगी कि सही से डिटेन किया है कि नहीं किया है। अगर गलत प्रोसीजर फॉलो किया है और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है तो उनको पनिशमेंट देगी, तो और इस डिटेन पर्सन को बाहर निकाल देगी। मैंडेमस में क्या होता है, मैंडेमस में क्या होता है कि जो पब्लिक ड्यूटीज होती हैं बाय लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल को, तो उसमें जनरली कोई भी पब्लिक ड्यूटी, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई भी पब्लिक एम्प्लॉय हो गया, अगर वो अपनी ड्यूटी को सही से नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट ये, जैसे मान लीजिए आप राशन लेने गए और वहां पे आपको राशन सही से नहीं दे रहा है या आपके साथ कुछ, वो अपनी ड्यूटी को सही से पूरी नहीं कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहेंगे कि भाई हमारे हमारे ये इनएक्शन कर रहा है, मतलब इनएक्शन कर रहे हैं और ये सही से ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस इशू करेगी और उस पब्लिक ऑफिशियल को ये बताएगी कि आप अपनी ड्यूटी को पूरी नहीं कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, याद दिलाएगी। और ये केवल और केवल याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये किसको इशू की जा सकती है, तो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन को ही की जा सकती है, प्राइवेट को नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसका क्या है, क्वेश्चन जहां जहां पूछ सकता है मैं आपको बता रहा हूं, ये पब्लिक के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकती है और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी की जा सकती है। देखिए, प्राइवेट कस्टडी भी और पब्लिक भी, अगर प्रेजेंट किया है तो दोनों, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों है। और मैंडमस केवल और केवल पब्लिक। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी ना, सॉरी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी ना कहे कि भाई अपनी ड्यूटी तुम क्यों नहीं कर रहे हो।
ये केवल पब्लिक के अगेंस्ट हो सकती है। तुम पूछ सकता है क्वेश्चन कि मैंडेमस किसके अगेंस्ट की जा सकती है, तो वो कह देगा कि प्राइवेट के अगेंस्ट भी की जा सकती है, तो नहीं, प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं की जा सकती है, केवल और केवल पब्लिक के अगेंस्ट ही की जा सकती है। ठीक है। बाकी सर्टिलरी टू क्वेश द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये आपके पीवाईक्यू में आ चुका है। होता क्या है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी कर दिया। ठीक। अब वो ऑर्डर सही नहीं है, ठीक है, वो सही से प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, या फिर वो एक्सेस जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, कुछ भी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसको क्वैश कर देगा, मतलब उसको खत्म कर देगा, उस ऑर्डर को हटा देगा जो इंफीरियर कोर्ट्स ने किया है, ट्रिब्यूनल्स ने किया है। अगेन ये भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट ही इशू की जा सकती है, और वो भी कोर्ट्स के अगेंस्ट, कोर्ट्स या क्वासी कोर्ट्स, जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं। ठीक है। बाकी प्रोहिबिशन, अगेन प्रोहिबिट करेगा जो इंफीरियर कोर्ट्स होंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को प्रोहिबिट करेगा। किस लिए प्रोहिबिट करेगा, तो कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग इन द पर्टिकुलर एरिया विच हैज नो जुरिसडिक्शन। मान लो सो हाई कोर्ट क्या कर रहा है, अपने जुरिसडिक्शन से आगे काम कर रहा है, मतलब जुरिसडिक्शन से ज्यादा काम कर रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए इस एक केस उसके अंदर आया, और जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है हाई कोर्ट का, जो या उसकी जो पावर है, वो पावर इस केस को एंटरटेन करने के लिए अनुमति नहीं देती है, लेकिन हाई कोर्ट फिर भी इस चीज को कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, प्रोहिबिट कर देगा, प्रोहिबिशन इशू करेगा, प्रोहिबिशन रिट इशू कर देगा उस हाई कोर्ट के अगेंस्ट में, कि भाई आप एक्सेस जुरिसडिक्शन के काम कर रहे हैं, तो इस पे काम करेगा। बाकी क्यू और कोई पब्लिक ऑफिशियल है, वो भाई अपने ऑफिस को इलीगली चला रहा है, मतलब कि वो लीगली एलिजिबल नहीं है उस ऑफिस के लिए, पब्लिक ऑफिस के लिए, तो उसके अगेंस्ट किया जा सकता है। भाई कोई बहुत से झूठे आईएएस अधिकारी घूमते हैं, तो उस केसेस में ये क्यू और चलेगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स लगभग हो गए हैं। बाकी ये याद रखिएगा, जो 33 है वो 33 किसके अगेंस्ट होता है, तो जो ये पार्लियामेंट को इंपावर करता है कि रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस। आप सभी आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको ये आर्टिकल पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि कौन सा आर्टिकल मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस को या पैरामिलिट्री को या पुलिस फोर्सेस को कि फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो आर्टिकल 33 कर सकता है, इसके आने के चांसेस हैं। बाकी 34 क्या करेगा, अगर कहीं पे मार्शल लॉ है, ठीक है, किसी एरिया में, तो उस एरिया में फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो आप लोग मार्शल लॉ जो लॉ है उसको भी मैनेज करेंगे, तो आपको ये आर्टिकल भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ खास बताने जैसा नहीं है इसमें। ठीक है, इतना याद रखिएगा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो रशिया से कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे पार्ट 4A में है, मतलब ये हमारे बाद में जोड़ी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 के थ्रू जोड़ी गई हैं। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस कमिटी ने रिकमेंड किया था, सोरेन सिंह कमिटी ने किया था। देखिए यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं पूछा सकता है, बाकी चीजें नहीं पूछा सकती हैं। तो पहला पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो रशिया से। कौन से पार्ट में है, तो 4A से है। ठीक, किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, तो 40। किस कमिटी ने रिकमेंड किया था, स्वरण सिंह। ठीक, ओरिजिनली 10 नंबर में थे। अब क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन कितने फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, तो पहले 10 थी, अब कितनी है, अब 11 है। ठीक, अभी 11 है। एक जो ऐड हुई है वो 68 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड हुई है। ऑल दीज 11 ड्यूटीज आर लिस्टेड इन 51A। ठीक, ये देखिए, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे ये देखिए, ये ड्यूटीज हैं, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, इन्हें बताने जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये सॉवरेंटी वारंटी है, बस इसमें भी क्वेश्चन वैसे ही उठा देगा कि इनमें से ड्यूटी दे देगा और कहेगा कौन सी ड्यूटी नहीं है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज एक क्वेश्चन देगा कि विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल ड्यूटी बताइए कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, तो इनमें से 3 दे देगा और एक फंडामेंटल राइट का दे देगा या फिर डीपीएसपी का दे देगा, और फिर आपसे कहेगा कि इन चारों में बताइए कौन नहीं है, तो जो डीपीएसपी वाला होगा वो नहीं होगा। लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये 11 के 11 याद होने चाहिए। ठीक, उम्मीद करता है कमीशन आपसे, ये उम्मीद करता है कि आप इन्हें याद कर लें, इसलिए इन्फोग्राफिक के थ्रू आप इन्हें याद कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है। बाकी ये डीपीएसपी है। ठीक, डीपीएसपी का क्या है, डीपीएसपी हमारे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था और ये पार्ट 4 था। अब याद रखिएगा ये पार्ट डीपीएसपी पार्ट 4 में है और ये पार्ट 4A में है। 4A इसलिए है क्योंकि ये अमेंडमेंट के थ्रू बाद में जोड़ा गया है, इसलिए इसको ए बना दिया गया है, इसलिए ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था। अब ये एक्सटेंड कहाँ से करते, कहाँ तक करता है, 36 से 51 तक करता है। ठीक है, डीपीएसपी अब कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो चीजें एग्जाम में आने लायक है वही मैं आपको बताऊंगा और कुछ भी नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, फालतू की चीजें कुछ नहीं होंगी। अब डीपीएसपी आपके में आता है इसलिए चीजें बता रहा हूं मैं। ठीक है, 38 में क्या पूछा गया है, 38 में ये करता है कि आपको स्टेट जो होगा, जनरली डीपीएसपी है क्या, ये चीज ये भी समझ लीजिए, ये स्टेट को गाइड देता है कि वो पॉलिसी कैसे बनाए, उनकी पॉलिसी कैसे चले। तो उस पॉलिसी के गाइड जो करता है, जो प्रिंसिपल जो वैल्यूज करती हैं, वो यही वैल्यूज और प्रिंसिपल है। तो ये सारी चीजें स्टेट को बता रहा है कि स्टेट को वो चीजें करनी चाहिए। तो डीपीएसपी में यही चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब स्टेट राजनीतिक और आर्थिक न्याय लोगों में पहुंचाए। ठीक है, और असमानता को मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड फैसिलिटी। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए स्टेट पे आर्टिकल 38 बाइंडिंग बनाता है। स्टिल आर्टिकल 38 लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब गवर्नमेंट को ये उम्मीद की जाती है कि वो ये चीज करेगा। ठीक, लेकिन कोई फोर्सफुली नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए बैठा हुआ है। तो अगर कोई गवर्नमेंट इस पॉलिसी को इस प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रही है तो उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हो। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। बाकी ये 39, ठीक है, तो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का याद रखिएगा। राइट टू, ठीक, अभी मैंने 39 का बताइए है कि राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड। ठीक, ये इसमें आता है और यही वो है बी और सी जिनके प्रोटेक्शन के लिए 31 बी चलता है, सॉरी सी चलता है इनके प्रोटेक्शन के लिए। इनको इन्फोर्स अगर सुप्रीम कोर्ट अगर गवर्नमेंट करती है, लॉ में इनका इन्फोर्समेंट करती है लॉ के थ्रू, तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक, बाकी इक्वल पे मिलना चाहिए बोथ वुमेन एंड मेन को, और प्रोटेक्शन होना चाहिए स्ट्रेंथ एंड वर्क में, चाइल्ड के और इन सबको कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। बाकी 39A फ्री लीगल जस्टिस होना चाहिए, लीगल एड प्रोवाइड करना चाहिए स्टेट को, मतलब स्टेट को ये चीज करना चाहिए कि वो इक्वल जस्टिस करे और लीगल एड प्रोवाइड करे। लीगल एड पे क्वेश्चन भी आ चुका है आपका, मैं दिखाता हूँ आपको। लीगल एड पे क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ गया लीगल एड, ये रहा लीगल एड। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, तो लीगल एड तो डीपीएसपी में है ना, सही हो गया आपका ये आंसर। तो यहीं से करेंगे तो ये चीजें यहीं से ही हो जाएंगी। ठीक है ना, और 40 क्या है, 40 में स्टेट को ये ऑर्डर देता है या स्टेट को ये कहता है कि आप विलेज पंचायत को कीजिए। तो जाहिर सी बात है फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम लेके आए और हमने पंचायत को एस्टेब्लिश किए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ठीक है, 41 क्या कहता है कि राइट टू वर्क लोगों को दीजिए, आप एजुकेशन दीजिए, पब्लिक असिस्टेंस दीजिए, ओल्ड एज और कोई अगर सिक है डिसेबल्ड है तो उसको असिस्टेंस दीजिए। ठीक है, 42 में क्या कहता है कि स्टेट शैल मेक द प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर मैटरनिटी लीव, मतलब कोई माता अगर कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उनके उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके राइट्स को भी स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कि ये नहीं कि जो प्रेग्नेंट है उसके साथ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। और ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए वर्क की, अगर कोई वर्क फोर्स कर रहा है कहीं पे काम कर रहा है। 43 क्या है, मतलब इसमें इसमें जनरली प्रोटेक्ट किया गया है जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स को। इंडियो टू सिक्योर द ऑल वर्कर्स लिविंग वेजेस, ठीक, सभी वर्कर्स के लिविंग वेजेस को और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ उनकी होनी चाहिए, इस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक, 43A है जो है वो स्टेट को कह रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में उनके पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहा है। और ये देखिए ए है तो बाद में ऐड किया गया है, तो आपसे यही पूछ सकता है कि 42 के थ्रू थ्रू कौन से डीपीएसपी को ऐड किया गया है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब इनमें ज्यादा बताने वाली चीजें नहीं है, जो बताने वाली चीजें मैंने आपको वो चीज बता दी है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये पूछ सकता है कि 42 के थ्रू किस इसको दे देगा, तो कहेगा ये किस किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है, तो ये 42 के थ्रू ऐड किया गया। क्या है ये, स्टेट शैल इंश्योर टू प्रोटेक्ट टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स को पार्टिसिपेट करना। ठीक है,
बाकी 43B, ये भी अभी ये भी पूछ सकता है कि जो 43B है वो क्या कह रहा है कि वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, ये क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूछ सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रोविजन है टीपीएसपी में वो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। या तो वो सीधा इसके इसके नाम पे पूछ सकता है या फिर सीधा आर्टिकल पूछ सकता है और पूछ सकता है किसके थ्रू ऐड किया गया था। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना। तो 97 के थ्रू ऐड किया गया। 44 में क्या है कि स्टेट शैल इंड्योर टू सिक्योर द सिटीजन ऑफ यूनियन सिविल कोड। तो यूनियन सिविल कोड आपसे पूछ सकता है कि सिविल कोड किस आर्टिकल में है, तो 44 आर्टिकल में दिया गया है। फिर जैसे अभी लीगल एड का बोला गया कि वो डीपीएसपी में है और एक एक स्टेटमेंट डीपीएसपी का, एक फंडामेंटल राइट्स में है कि नहीं है। वैसे सिविल कोड में कह देगा कि सिविल कोड डीपीएसपी में है, उसके बारे में डीपीएसपी में प्रोविजन दिया गया है और फंडामेंटल राइट्स में भी दिया गया है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे डीपीएसपी में था भाई, यूनियन सिविल कोड है तो फंडामेंटल राइट्स में भी होगा। नहीं, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, केवल डीपीएसपी में है। तो वो ऐसे ही स्टेटमेंट घुमाएगा। आपको इनके प्रोविजंस को याद रखना है कि किसमें कौन कौन से प्रोविजंस कवर होते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। बाकी 45 ये वही चाइल्ड केयर की बात हो रही है और इसके सब्जेक्ट्स को चेंज किया गया है 86 के थ्रू, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बाकी राइट टू आर्टिकल 46 है, जो आर्टिकल 46 है, जो आर्टिकल 46 है प्रमोट करता है एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली दैट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, ठीक है, अदर वीकर सेक्शन जैसे शेड्यूल कास्ट हैं और एसटीज हैं और भी जो जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं। तो इनके लोगों के जो एजुकेशनल हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को सलाह देता है कि आप करिए, प्रमोट करिए। 47 में क्या कहता है, स्टेट को स्टेप्स लेने चाहिए पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को सुधारे और प्रोविजन ऑफ द कंजम्पशन, ठीक है, इंटॉक्सिक ड्रिंक जैसे जो इंटॉक्सिक ड्रिंक्स होती हैं जैसे वाइन और ये सब चीजें होती हैं, इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इनको प्रोहिबिट करना चाहिए। तो यहाँ पे भी स्टेट को एक डायरेक्शन दे रहा है कि आप ऐसी चीजों को प्रमोट ना करें, ठीक। बाकी ड्रग को भी प्रमोट ना करें जो हेल्थ को इंजीरियस हैं, तो इसके थ्रू बात हो रही है। बाकी 48 देख लीजिएगा कि जो स्लॉटर्स हैं इनको इन पे नहीं होना चाहिए, तो स्टेट्स को स्लॉटर चलाने के लिए भी मना कर रहे हैं, ठीक है। 48 में क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर को और हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। 48 ये भी देखिए 48A है तो ये किसके थ्रू ऐड हुआ है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि 48 किसके थ्रू ऐड हुआ, या कुछ 48 का सब्जेक्ट क्या है ये पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे। तो प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है इस समय, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि भाई डीपीएसपी में ये है और ये किस आर्टिकल में है, तो 48A में है। और इसको अगर ऐड भी किया गया तो कैसे किया गया, 42 के थ्रू दिया गया है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है मैं आपको वही बता सकता हूँ, ठीक है ना, वही बता रहा हूँ और इनको याद करा रहा हूँ आपको। 49, ठीक है, 49 क्या कहता है कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस। भाई अब ताजमहल है तो स्टेट को मैं बोल रहा है कि ताजमहल आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, ये सब चीजों को करना है। तो स्टेट करता भी है लोगों के वेलफेयर के लिए और अपनी हिस्ट्री को बचाने के लिए, इन सब चीजों को करेगा ही करेगा। 50 स्टेट शैल टेक सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, पब्लिक सर्विस एंड स्टेट, ये वही है लॉ ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर। पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वही बात कह रहा है कि जुडिशरी, कल भी मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है कि जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो इस पे इंटरफेरेंस ना करे, इस पे इंटरफेरेंस ना करे, ठीक, इस पे इंटरफेयर ना करे मतलब सेपरेट हो, ठीक। उसकी बात किस में हो रही है, 50 में हो रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसमें है, ये भी याद रखिएगा। डिक्लेयर दैट द स्टेट, अभी इस पे क्वेश्चन पर्टिकुलरली आ चुका है 50 आर्टिकल 51 पे सेपरेट क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए, ये देखिए 51 पे सेपरेट क्वेश्चन देख रहे हैं, 50 पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें यही दिया गया है, ठीक, कि लॉ एंड ट्रिटी का ऑब्लिगेशन करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए और इनकरेज करिए सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू द आर्बिट्रेशन एंड हमें जस्ट एंड हार्बर ऑनरेबल रिलेशन रखना चाहिए अपने नेशंस के साथ, जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना चाहिए। तो ये चीजें हैं, इनको तो आप खुद ही याद करिएगा, मैंने रिवाइज करा दिया है आपको, और कैसे 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 क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको वो बता दिया है। बाकी मैंने आपको एक कंबाइंड पीवाईक्यू दे दिया है, इससे रिलेटेड इन टॉपिक्स पे और भी पीवाईक्यू आ चुके हैं, ये तो मैंने केवल 2023 से 2025 तक के आपको दिए हैं, और भी हैं जो हम अभी कुछ दिन में हमारा
लाइव जो है कंप्लीट पॉलिटी के पीवाईक्यू की सीरीज आएगी। इसमें कंप्लीट पॉलिटी रिवाइज करेंगे पीवाईक्यू के थ्रू, ठीक है। तो वो सीरीज भी आएगी, उसमें हम इससे ज्यादा लेकर आएंगे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक पे, ठीक है। तो चलिए फिर इसको फॉलो करिए। लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा रहा, आपको मदद मिली होगी। कैसा रहा सेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए, इससे बहुत सपोर्ट होता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप नहीं समझते हैं, आप समझते होंगे कि इस वीडियो को बनाने के पीछे, इस कंटेंट को बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है, और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं होते हैं, सब्सक्राइब नहीं होते हैं, लाइक नहीं होता है, तो बहुत बेकार लगता है। मोटिवेशन उसी से ही आता है, और हमारा पर्पस भी उसी से फुलफिल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।